इस v0 को बोलते हैं बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी। एंड दिस ऑर्बिटल वेलोसिटी v इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, स्क्वायर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय r प्लस h। ठीक है, फिर इसके स्पेशल केस हमने डिस्कस कर लिया कि अगर ये सैटेलाइट प्लेनेट के बिल्कुल पास हो तो h को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे ये बन गया था रूट gm बाय r और फिर रूट स्मॉल gr। तो वैल्यू आई थी हमारे पास 7.92 या 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अभी टाइम पीरियड की बात करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, व्हाट इज टाइम पीरियड? पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। कोई भी सैटेलाइट कितने टाइम में एक ड्यूरेशन, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, इट इज द टाइम टेकन बाय ए सैटेलाइट टू कंप्लीट one revolution around the planet। कितना टाइम लगेगा सैटेलाइट को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, उस टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं। और जब भी कभी बेटा सर्कुलर मोशन होता है तो जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड t विल बी इक्वल टू, ऐसे देखें, अगर हम v की बात करें, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब अगर यहाँ टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है बेटा, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो किसी भी सैटेलाइट के लिए जब हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो टाइम पीरियड को डिफाइन कैसे करना है मैथमेटिकली, इट इज सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय द ऑर्बिटल वेलोसिटी। व्हाट इज सर्कमफ्रेंस हियर, 2 पाई r प्लस h, क्योंकि जो ऑर्बिटल रेडियस है बेटा वो r प्लस h है, ये r प्लस h, ठीक है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी ये निकाला हमने कल इसका फॉर्मूला, रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय r प्लस h। फिर इसे आप लिख सकते हैं 2 पाई इंटू r प्लस h इंटू रूट ऑफ r प्लस h ओवर gm। So after solving this will become 2 pi, ये देखिए ध्यान से, ये है r प्लस h और ये है रूट ऑफ r प्लस h। सो r प्लस h इंटू रूट r प्लस h कितना बनेगा, सोचो, व्हाट इज x रूट x, x 3/2, x 3/2 को हम लिख सकते हैं बेटा x क्यूब का रूट डिवाइडेड बाय gm का रूट, तो है ही है। तो ये टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये वाला से पता चल गया ना, ये r प्लस h है, ये r प्लस h का रूट है, r प्लस h इंटू r प्लस h विल बी इक्वल टू r प्लस h क्यूब एंड देन 1/2 हो गया 3/2। 3/2 मतलब क्यूब का रूट, क्यूब रूट नहीं, क्यूब रूट तो 1/3 होता है, r प्लस h क्यूब एंड देन स्क्वायर रूट। तो ये है r प्लस h क्यूब एंड देन स्क्वायर रूट। तो ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है। जब भी कोई सैटेलाइट किसी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड ज्यादा हाइट पे ज्यादा होगा और कम हाइट पे कम होगा। जितनी ज्यादा हाइट उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको। न्यूमरेटर में आ रहा है क्योंकि m तो कांस्टेंट है,
कैमरा ले आया करो सारे, कॉपी क्यों लाते हो? नीचे की फोटो में ये बोल रहे ना, इसको उठाओ। इसको अब ऊपर वाला ही उठाएगा, उठाएगा। बाकी कोई दुनिया में नहीं उठा सकता इसको कोई, है ना? हाँ साथ ही चलेंगे, चल आजा। नहीं मैं उससे पहले चला जाऊंगा। चलो बातें बंद करिए, ये टाइम पीरियड है बेटा, ठीक है। अब इसका भी हम एक अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला निकालेंगे। अगर प्लेनेट के सरफेस से लेके सैटेलाइट की जो हाइट है वो बहुत छोटी है इन कंपैरिजन विद रेडियस ऑफ द प्लेनेट, मतलब अगर r प्लस एच बहुत छोटा है या h बहुत छोटा है r से, तो हम r प्लस एच की जगह फिर अप्रोक्सीमेटली r लिख लेंगे। सो t कितना हो गया, 2 पाई r प्लस एच क्यूब विल बिकम r क्यूब डिवाइडेड बाय gm। ठीक है, अब ये स्मॉल g देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज gm बाय r स्क्वायर। तो gm कितना हो गया, gr स्क्वायर। यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t विल बी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ r क्यूब डिवाइडेड बाय gr स्क्वायर। r स्क्वायर है, यहाँ r क्यूब है, कैंसिल हो जाएगा, एक r बचेगा। तो बोलो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टाइम पीरियड बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ r बाय g। बना? ये एक ऐसे सैटेलाइट का टाइम पीरियड है जो अर्थ के सरफेस से ज्यादा दूर नहीं है। A satellite which is close to the surface of Earth has a time period 2 pi root r by g and this value is fixed value, क्योंकि r fixed है, g भी fixed है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो कितना होगा टाइम पीरियड देखिए, अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करें, 2 पाई हो गया 2 इंटू 3.14, r हो गया हमारा 6.4 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 9.8। ठीक है, ये रिजल्ट कितना आएगा आप वैसे आइडिया खुद भी लगा सकते हो, यहाँ कितना आने वाला है ये 6.4 डिवाइडेड बाय 10 अगर एज्यूम कर लें इसको, तो दिस विल बिकम 64 बाय 100। 64 का रूट हो गया 8 और यहाँ 10 के पावर 6 है, यहाँ 2, 10⁻⁴ बचा। तो ये रूट जो है ना, ये पूरा सॉल्व करके ऑलमोस्ट 800 आएगा। सोच के देख लो कैसे, 64 बाय 10 इंटू 9.8 मतलब 64 बाय 100। 64 का रूट हो गया 8 और 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 10⁻² होगा 10⁻⁴ और 10⁻⁴ का रूट हुआ 10⁻²। सो 8 इंटू 100 दैट इज 800। 802 इंटू 800 इंटू 2 इज 1600 इंटू 3 48 अगर 3 होता तो, बट दिस वैल्यू इज मोर देन 3। तो ये जो रिजल्ट आएगा आपके पास दैट विल बी 5075 सेकेंड, मतलब 5000 के करीब होगा सेकेंड्स में, which is equal to approximately 84 minutes। कितना? तो अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से ज्यादा दूर नहीं है तो उसका टाइम पीरियड 84 मिनट्स होता है। एक रेवोल्यूशन के उसी को तो बोलते हैं टाइम पीरियड, मतलब इन 84 मिनट्स वो सैटेलाइट प्लेनेट के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। If a satellite is close
to the surface of earth is orbiting, if a satellite is orbiting close to the surface of earth, then its time period is 84 minutes. 84.6 आएगा वैसे. तो हमारे पास बेटा दो एक्सप्रेशंस हो गए, दोनों यहाँ लिखे हैं. ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड. जनरल एक्सप्रेशन ये है, ये तो स्पेशल केस है. जो हमें सैटेलाइट दिख रही है ना, वो तो क्लोज, वो पोलर सैटेलाइट है, वो तो इसी रेंज वाली है जिसमें हाइट नेग्लिजिबल है. वो 300-400 किलोमीटर ऊपर होगी जो सैटेलाइट हम देख पा रहे हैं. यस, वी कैन सी मार्स. क्या बात करते हो? वीनस दिखता है बिना टेलीस्कोप के. वीनस दिखता है. कहीं और छोड़ना था, यहाँ मेरे पास ही क्यों छोड़ा ये सर? हाइट ऑफ सैटेलाइट बेटा, सैटेलाइट की हाइट कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? इसी एक्सप्रेशन से एच कैसे निकालना है बताओ? व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? एच निकालना हमने. यही एक्सप्रेशन है टाइम पीरियड का. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन. कुछ नाम दे देता हूं. देयरफॉर टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाय जीएम. यही आएगा. फिर हमने सिंस एच फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है, हम हाइट वाली टर्म को एक तरफ रखेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे बोलो जी एम इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू आर प्लस एच होल क्यूब. सो दैट वे आर प्लस एच होल क्यूब कितना हो जाएगा? जी एम टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर. तो यहां से फिर आर प्लस एच कितना हुआ? क्यूब रूट हो जाएगा. जैसे एक्स स्क्वायर अगर वाई है तो एक्स क्या होता है? वाई के पावर 1/2. दिस इज क्यूब, सो इट विल बी जी एम टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर पावर 1/3. सो बेटा एच कितना आ जाएगा यहां से? जी एम टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर पावर 1/3 माइनस आर. This is expression for height of a satellite. So 3 एक्सप्रेशन हो गए बेटा इस सीरीज में. हमारे पास पहला ऑर्बिटल वेलोसिटी का है, दूसरा टाइम पीरियड का, और इसी टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन को थोड़ा मैनिपुलेट करके हमने हाइट का एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेटा एक स्पेशल सैटेलाइट होता है. हमारे जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं
वो जियो स्टेशनरी टाइप के होते हैं। तो इस वर्ड से क्या लगता है आपको, इसका मतलब क्या होना चाहिए जियो स्टेशनरी का? अर्थ के पास, अर्थ पे। अगर कोई सैटेलाइट स्टेशनरी होगा तो वो सैटेलाइट नहीं होगा ना, सैटेलाइट तो रुका हुआ नहीं होना चाहिए। हाँ, जितना टाइम पीरियड अर्थ की रोटेशन का है उतना ही टाइम पीरियड उसका भी होगा, ताकि वो हर बार वही दिखेगा। है तो वो मोशन में, जैसे दो ट्रेन सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ऐसा लगता है कि दूसरी वाली रुकी हुई है, बिकॉज डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा उनके बीच में। तो जियो स्टेशनरी लिख लीजिए आप, इसका डेफिनेशन क्या है? ए सैटेलाइट विच रिमेन्स स्टेशनरी, a satellite which remains stationary with respect to earth, a satellite which remains stationary with respect to earth is known as geostationary satellite. Its orbital time period is same as that of the rotation of earth. अर्थ की रोटेशन का जितना टाइम पीरियड है उतना ही टाइम पीरियड उस सैटेलाइट का भी होगा। मतलब जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड कितना होगा? जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स हुआ। बेटा 24 आवर्स को हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 24 इंटू 3600 सेकंड बोल सकते हैं हम इसको। कितना हुआ टाइम पीरियड? 24 इंटू 3600 सेकेंड। हम इस एक्सप्रेशन से हाइट फाइंड कर सकते हैं उसकी। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट फाइंड करेंगे फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें सारे फैक्टर्स नाउन हो गए, टी पता चल गया। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी यहां से पता चल जाएगी। अगर हम इसकी हाइट की बात करें, ऑफ कोर्स इस एक्सप्रेशन में देखो कैसे करना है। जी का वैल्यू क्या है? 6.67 into 10 raised power minus 11. M is mass of Earth, 6 into 10 raised power 24 kg. Time period 24 hours. ठीक है, 4 pi square power 1/3 minus radius of Earth. तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें बेटा, इसकी हाइट आएगी 36,000 किलोमीटर। कितनी? 36,000 किलोमीटर। तो मतलब एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है वो अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है। अर्थ के सरफेस से निकालिए हाइट, ये सेंटर से नहीं। क्या कैपिटल जी क्या होता है? जी, आपको जी का वैल्यू नहीं पता है? ये जी की जे कैपिटल एम, मास ऑफ अर्थ 6 into 10 raised power 24 kg। और अगर हम इसका देखो टाइम पीरियड पता चल गया, हाइट पता है, हम इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। जो सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से ज्यादा दूर नहीं होता उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कल हमने फाइंड की 7.92। सैटेलाइट विच इज क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, कितना उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू आया था? ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ बताओ, अगर ये हाइट 3600 है, 36,000 है इनफैक्ट, तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी 8 से ज्यादा होगी या कम होगी? 8 से बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि इस h को 0 जब लिया था तो तब ये 8 आया, तो h बढ़ता जाएगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती जाएगी। कल आपने ये लाइन लिखी थी, विद इंक्रीज इन हाइट द ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ अगर 8 है तो हाइट बढ़ेगी तो वैल्यू तो कम होगी। तो 36,000 किलोमीटर जब ऊपर होगा तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी आती है 3.2 किलोमीटर पर सेकेंड। So when the satellite is close to the surface of Earth, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। एंड when it is a geostationary satellite, मतलब
अगर वो 36,000 किलोमीटर ऊपर है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी 3.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के ऑर्बिट को पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं। पार्किंग ऑर्बिट क्यों बोलते हैं? बिकॉज एक किस्म से वो सैटेलाइट ना पार्क हो गया वहां, मींस इट इज स्टेशनरी। ये अर्थ है, अर्थ की रोटेशन हो रही है, सैटेलाइट यहां है, ऐसे ही सैटेलाइट घूम रहा है, अर्थ की रोटेशन भी हो रही है ऐसे ही। तो जैसे अर्थ की रोटेशन हो रही है, मान लो ये वाला पॉइंट यहां से पहले ऐसे कोई एंटीना यहां लगा था। देखो हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्यों जियो स्टेशनरी होने चाहिए? कोई एंटीना यहां लगा हुआ अर्थ के ऊपर, ये एंटीना क्या करता है, यहां सिग्नल भेज रहा है। सैटेलाइट घूम के जब यहां आ जाएगा तो अर्थ भी रोटेट होके ये एंटीना फिर उधर ही होगा, ताकि यहां से अगर सिग्नल भेजा तो यहां से रिसीव करते टाइम वही एंटीना वही सिग्नल को रिसीव कर पाएगा, ताकि वो ऐसे लगे जैसे वहीं पे आया हर बार। सो एवरी टाइम इट इज सेंडिंग द सिग्नल एंड रिसीविंग द सिग्नल एज इफ कि वो वहां से भेज रहा है। और हमें पूरी अर्थ की कवरेज के लिए 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए कम से कम। पूरा कवरेज जो है वो मिनिमम 3 सैटेलाइट से हो जाएगा। जैसे आप फिजिकली देखो, एक सैटेलाइट यहाँ, दूसरा अगर यहाँ और तीसरा यहाँ होगा तो ये इनका अपना फील्ड ऑफ व्यू बन जाएगा। यहां से कोई सिग्नल यहाँ पहुंचाना है, यहाँ, ये तो उसके फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है, तो यहाँ से सिग्नल यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर। अगर यहाँ पहुंचाना है कहीं सिग्नल, मान लीजिए यहाँ कोई एंटीना हमने लगाया, इस एंटीना तक सिग्नल पहुंचाना है, ये बिल्कुल दूसरी तरफ है, ये सैटेलाइट कैसे पहुंचाएगा, इस तक पहुंचाएगा और ये पहुंचाएगा। पूरी अर्थ की कवरेज के लिए, आपको मैंने कल बताया कि सैटेलाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस होता है टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, पूरी अर्थ में कम्युनिकेट करने के लिए, अगर ये अर्थ है, दिस इज द ग्लोब, सो वी नीड 1, 2 and 3 सैटेलाइट्स मिनिमम। है तो बहुत सारे, बट कम से कम 3 सैटेलाइट अगर होंगे तो पूरी कवरेज की जा सकती है। ठीक है, कौन से 3 सैटेलाइट? जियो स्टेशनरी। The orbit of a geostationary satellite is known as parking orbit. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है उसके ऑर्बिट को पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं। सी दिस इज रेडियस आर, ये एच, और ये अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो पार्किंग रेडियस कितना हुआ? पार्किंग रेडियस स्मॉल आर इज इक्वल टू आर प्लस एच। आपको पता है आर तो 6400 है और ये हाइट कितनी है? सो 42,400 किलोमीटर है। इस रेडियस को पार्किंग रेडियस बोलते हैं। हो गया? उसके बाद बेटा हम सैटेलाइट की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट।
सैटेलाइट मोशन में है या रेस्ट में? मोशन में कोई भी बॉडी होती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो सैटेलाइट के पास काइनेटिक एनर्जी तो है ही है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी? क्योंकि वो सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी हाइट पे है, फील्ड से बाहर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण है और पोटेंशियल एनर्जी उस सैटेलाइट के पास इसलिए है क्योंकि वो सैटेलाइट विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ प्लेनेट है। काइनेटिक एनर्जी का क्या जनरल फॉर्मूला है? 1/2 m इंटू वी ओ स्क्वायर लिखूंगा यहाँ, क्योंकि सारे सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। व्हाट इज वी ओ? स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाय आर प्लस एच। इसका स्क्वायर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी? 1/2 जी एम एम ओवर आर प्लस एच। ठीक है, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन 1/2 m इंटू वी ओ स्क्वायर। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, U इक्वल टू, ये तो जनरल फॉर्मूला आपको पता ही है, mgh नहीं यार, जनरल फॉर्मूला। mgh तो पर्टिकुलर फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला इज माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच। ये तो डिराइव किया हमने परसों। सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी? दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करके देखो टोटल एनर्जी कितनी होती है। टू आएगा। टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू, यहां से सीधा देखो ना, जी एम एम बाई आर प्लस एच कॉमन, इट विल बी 1/2 माइनस 1, माइनस 1/2। तो एक्सप्रेशन विल बी माइनस जी एम एम बाई ट्वाइस आर प्लस एच। करके देखो आप, देख तो ले मैंने लिखा क्या है पहले से ही। मैं गलत लिखा एक्सप्रेशन? अब लगा देखने। राइट ऑन द लास्ट लाइन, द टोटल, आज की लास्ट लाइन नहीं इसकी, द टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट is negative. The total energy of a satellite is negative, which means that the satellite is within the gravitational field of the planet. टोटल एनर्जी सैटेलाइट की नेगेटिव है, जिसका ये मतलब है कि सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही है। मुझे बताओ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी? बोलो। काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी विल बी -1, एंड पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी देखो, माइनस माइनस करते हैं।
काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द टोटल एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ द टोटल। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है बेटा। काइनेटिक एनर्जी का बेसिक एक्सप्रेशन है क्या, 1/2 mv²। तो तीनों में से कोई भी फैक्टर नेगेटिव नहीं है, ना तो 1/2 नेगेटिव है, ना मास नेगेटिव होता है, और ना वेलोसिटी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है। वेलोसिटी हो सकती है नेगेटिव, बट उसका स्क्वायर कभी नेगेटिव। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होती है। यहां आ रहा है काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। So how can we resolve this contradiction? माइनस को खत्म कर दें, ये जस्टिफाई करें यहाँ ये माइनस क्यों है, जस्टिफाई करते हैं। बेसिकली ये टोटल एनर्जी जो है यही नेगेटिव है, तो नेगेटिव का नेगेटिव कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। लास्ट वाली लाइन जो लिखवाई थी मैंने, स्ट्रेस देके क्यों बोला था, लास्ट वाली लाइन लिखो, उसमें लिखा है टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज नेगेटिव एंड काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ दैट, मींस काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ठीक है। यहां लिखो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, यहां लिख दो बड़ा बड़ा। और दूसरी देखो, एक और कॉन्ट्रडिक्शन है, वन मोर कॉन्ट्रडिक्शन। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड किया तो बन गई टोटल एनर्जी, ऐसे किया, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज टोटल। तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कैसे हो गई टोटल से, डबल होना ज्यादा होता है ना। यहां अभी हमने क्या पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी होती है, और यहाँ लास्ट में मिल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक टोटल एनर्जी का ही डबल है। क्या इक्वल है, मुझे ये बताओ, ये u इस e से छोटा होगा ना, लेकिन यहां लिखा है u इज ट्वाइस ऑफ e, तो छोटा हुआ या बड़ा हुआ, डबल हुआ, तो बड़ा ही हुआ है। तो u e से बड़ा कैसे हो गया, e नेगेटिव है, और किसी जरूरी नहीं है कि आप डबल करोगे तो वैल्यू बढ़ेगी, कम भी हो सकती है। अगर किसी पॉजिटिव नंबर का डबल करोगे तो वैल्यू बढ़ेगी। -2 का डबल करो -4, बढ़ा या कम हुआ। 1 का डबल करो -1 का कम हो गया, 1 का जो पॉजिटिव, अच्छा सेम भी रहता है कभी डबल करने से वैल्यू, कैसे, 0 का डबल करो बढ़ा क्या, 1 का डबल 1 होगा, वाह। और डबल करना और स्क्वायर करने में फर्क होता है, ये इधर 2 लगाना और इधर 2 लगाना फर्क है, और 2 तो 2 ही है, चाहे 2 + 2 करो तब भी 4 आता है, 2 × 2 करो तब भी 4 आता है, तो हमेशा 3 + 3 करो, 3 × 3 करो, वो भी नहीं आता है, वो भी आना चाहिए। u इज लेस देन e, ठीक है, इसका भी वही एक्सप्लेनेशन है, यहां दिख रहा है u इज डबल ऑफ e, बट एक्चुअली u इज लेस देन e बिकॉज e नेगेटिव है, और नेगेटिव का डबल -8 का डबल करो -16 और छोटा हो जाएगा, ठीक है। ना तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है और ना ही पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज्यादा है, टोटल एनर्जी ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव का डबल लेस, ठीक है। तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला निकला बेटा, -gmm by ट्वाइस ऑफ r + h। सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है इसलिए उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है, तो सैटेलाइट को फ्री करने के लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है जब हम एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, उसके पास बाइंडिंग एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन को फ्री करते हैं, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन। यहाँ आयनाइजेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ चार्ज वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट अगर इलेक्ट्रॉन की जगह हम सैटेलाइट बोलें
ये अर्थ है, सैटेलाइट घूम रहा है, इसकी टोटल एनर्जी कितनी, इतनी। अब इसमें क्या ऐड करें कि टोटल 0 हो जाए, यही वैल्यू ऐड करो यार। -7 में क्या ऐड करें तो 0 आएगा, +7 क्यों बोलते हो, -7 में 7 ऐड करें। -10 में क्या ऐड करें उसको 0 बनाने के लिए, 10 ऐड करें या +10 करें, तो अंडरस्टूड है +10 है। तो ये है उसकी एनर्जी। अगर यही पॉजिटिव वैल्यू इसमें डाल दें हम, तो उसको बोलते हैं बेटा बाइंडिंग एनर्जी। टोटल एनर्जी गिवन टू द सैटेलाइट सो दैट, लिख लो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी गिवन टू ए सैटेलाइट so that the energy given to a satellite so that it moves out of the gravitational field of the planet. It moves out of the gravitational field of the planet is called binding energy. This binding energy is equal and opposite to the total energy of the satellite. इक्वल एंड अपोजिट मतलब सेम मैग्नीट्यूड बट पॉजिटिव, क्योंकि टोटल तो नेगेटिव है, तो बाइंडिंग एनर्जी लिख लीजिए टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। तो ये एक्सप्रेशन लिखो, बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर है, GMM डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R प्लस H। ठीक है, सैटेलाइट वाला टॉपिक कल खत्म होगा।